सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज के टाइम में पूरे देश में डिबेट का विषय बन चुका है। सभी को पता है 13 जनवरी 2026 को दरअसल हुआ यूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक नया रेगुलेशन लाया। ठीक है, एक नया रेगुलेशन नोटिफाई किया। दैट इज द यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026, ये लाया गया। ठीक है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। अब इसके लाने के बाद इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, तो क्या है सारी चीजें, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एनीवेज, तो ये रेगुलेशंस क्यों आए, क्या है इसमें और क्यों हो रही है इतनी कंट्रोवर्सी, यही हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पीछे लेकर चलते हैं आपको। इस रेगुलेशन की कहानी शुरू होती है 2016 से दरअसल। ठीक है, यहाँ पर हुआ यूं कि जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्कॉलर जिसका नाम था रोहित वेमुला, इसने सुसाइड कर लिया था। अब इस रोहित वेमुला की जो माँ थी राधिका वेमुला, उन्होंने दावा किया था कि उनके बेटे के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है यहाँ पर, इसलिए उसने सुसाइड किया। और फिर 2019 में भी आपको देखने को मिलेगा एक ट्रेजिक इंसिडेंट देखने को मिलेगा। दैट इज मुंबई की जो डॉक्टर पायल तड़वी थी, ताड़वी तड़वी जो भी है, ठीक है, जो एक यंग डॉक्टर थी, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। उनकी माँ यहाँ पर जो थी, उन्होंने भी यहाँ दावा किया और ये बात कही थी कि उनकी बेटी के साथ भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो ये भी एक ट्रेजिक इंसिडेंट देखने को मिला। तो दो मदर्स थी और दो बेटियां, और ये मैं कहूँगा एक बेटा था एक बेटी थी। तो यहाँ क्या था, एक सवाल आया ऐसा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने के बाद कि क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स के बाद हमें ये चीजें देखने को मिल रही है। और यही सवाल आ रहा है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो 2019 में दोनों माताओं ने क्या करा, दोनों मदर्स ने इनकी सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल कर दी। ठीक है, अब उनकी मांग ये थी कि कॉलेज कैंपसेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाया जाए, ऐसा उनकी मांग थी। और इस पीआईएल के रिजल्ट में आया है ये यूजीसी रेगुलेशन 2026। ठीक है, समझ में आया आपको कि ये यूजीसी 2026 का जो रेगुलेशन नोटिफाई किया गया है किसके बेसिस पर आया, क्या बैकग्राउंड था। तो आज की जो वीडियो है हम डिटेल से समझेंगे कि इसमें रेगुलेशंस क्या कहते हैं, इसके कौन कौन से मैं कहूंगा कि प्रोटेक्टेड राइट्स बताए गए हैं, किसको प्रोटेक्ट किया है, क्या प्रोसेस है कंप्लेंट की, और क्यों हो रहा है इतना अपोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से समझ लेते हैं। 2019 में जब राधिका वेमुला और एक और जो उनकी माँ का नाम था एबेदा सलीम ताड़वी नाम था शायद, आई थिंक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करी और उन्होंने कहा कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एससी एसटी ओबीसी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, उन्होंने ये पीआईएल करके फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सीरियसली लिया था। 2025 में हुआ यूं कि कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को क्लियरली कह दिया बिकॉज ऑफ दिस पीआईएल। 2025 में कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि काफी स्ट्रांग और रोबस्ट मैकेनिज्म बनाना चाहिए। ठीक है, जो पूरी तरीके से इशू को टैकल करे। ठीक है, 2025 में ऐसा देखने को मिला। अब कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि सिर्फ खाली रेगुलेशन बना देने से काम नहीं चलेगा, एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल सिस्टम भी चाहिए हमें। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट मैकेनिज्म बनाया जाए। तो फिर यूजीसी ने क्या किया, यूजीसी ने ड्राफ्ट रेगुलेशन बनाए। ठीक है, और उन ड्राफ्ट रेगुलेशंस पर स्टेक होल्डर से सजेशंस भी मांगे थे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे सजेशन सारे क्लियर हुए करने के बाद 13 जनवरी 2026 को फाइनली ये रेगुलेशंस नोटिफाई कर दिए गए, हो गए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नए रेगुलेशंस ने पुराने 2012 में जो रेगुलेशंस थे उसको सुपरसीड कर दिया। मतलब अब 2026 वाले रेगुलेशंस जो हैं वो एप्लीकेबल है। हालांकि इस पर आगे स्टे आ गया है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था कुछ ही समय पहले, मैंने लाइव लॉ पर यह आर्टिकल देखा कि हाँ, इस अबेयंस में रख दिया है इस रेगुलेशन को, तो स्टे हो गया है। ठीक है, तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि पूरा फ्रेमवर्क क्या है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही ये रेगुलेशन आई दोस्तों, ठीक है, अपोजिशन भी शुरू हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रेगुलेशंस जो है जनरल कैटेगरी का यहाँ पर के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर से पिटीशन फाइल हो गई है चैलेंजिंग दिस रेगुलेशंस, और अभी इसको अबेयंस में रख दिया है, स्टे ऑर्डर आ गया है। तो इसको ध्यान रखना, बट हमारा मोटिव अभी यही है
कि पूरे यूजीसी बिल को समझना कि आखिर ये रेगुलेशंस क्या है। तो एक तरफ हमें देखने को मिल रहा है प्रोटेस्ट रेगुलेशंस के खिलाफ, और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि रेगुलेशंस को रोल बैक मत करो। तो आखिर है क्या इन रेगुलेशंस में, ठीक है, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझते हैं, ठीक है। पहला सवाल ये है कि आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो रेगुलेशन जो है ना, ये जो रेगुलेशन लाया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, डिसेबिलिटी। पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पर्टिकुलरली अगेंस्ट मेंबर ऑफ, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। किस किस के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेक्शन बताए, प्रोटेक्शन किसको मिल रही है, किस पर फोकस्ड की गई है, तो वो है SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मतलब OBCs आ गए, ठीक है, इकोनॉमिकल यहाँ पर EWS आ गए, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है। और इसका गोल यही है, क्या प्रमोट करना, पूरी तरीके से इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये पहला सवाल था कि आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं कि सर आप बताइए स्कोप क्या है, किस किस पर अप्लाई हो रहा है, तो ये रेगुलेशन किन किन पर अप्लाई हो रहा है, देख लीजिए। ये रेगुलेशन सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया पर अप्लाई होंगे, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, ठीक है। अब ये अप्लाई किस पर होगा, तो बेटा है स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स भी आ गए इसमें, ठीक है, जो एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी आ गए, ठीक है, जो टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं, स्टाफ्स भी आ गए, जो नॉन टीचिंग स्टाफ रहते हैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टीम्स जो रहती है वो भी कवर हो रहे हैं, ठीक है। मैनेजिंग कमिटीज यहाँ पर आ गई इंक्लूडिंग HE हेड, ठीक है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ कैंपस में इनरोल्ड स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप मैं कहूँगा डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो एंड काफ़ी ऑनलाइन मोड से पढ़ रहे हो या एडमिशन प्रोसेस में हो, तब भी ये प्रोटेक्टेड होगा। जेंडर के मामले में भी अगर बात करें तो मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर सबको प्रोटेक्शन देता है। तो डिस्टेंस पर बात हो गई, ऑनलाइन मोड या एडमिशन प्रोसेस यहाँ तक ये कवर्ड है। तो देखिए आप कितना इसका स्कोप वास्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड हर स्टेक होल्डर्स को ये रेगुलेशंस कवर करती है, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, हु इज प्रोटेक्टेड ये भी हमने जान लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट पर, दैट इज डेफिनेशन, ठीक है। दोस्तों यहाँ दो डेफिनेशन है जो केयरफुली समझनी चाहिए हमें। पहली डेफिनेशन है रेगुलेशन 31F में, दैट इज ऑफ जनरल डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन पर यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करिए, ठीक है। इसमें कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। इसमें बताया गया है डिस्क्रिमिनेशन मीन्स एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस्ड ट्रीटमेंट अगेंस्ट एनी स्टेक होल्डर, ठीक है, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें थी। अब इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें ये भी इंक्लूड है कि आप देखिए एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, लिमिटेशन या प्रेफरेंस, यहाँ पर ये सारी चीजें भी इंक्लूड की गई है इसी 31F में, जो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को इम्पेयर करे या जो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट हो। तो ये डेफिनेशन काफी ब्रॉड है। यहाँ पर सीधी साफ बात आपको देखो एनी स्टेक होल्डर दिख गया, एनी स्टेक होल्डर यहाँ पर आ गया, मीन्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, तो पहली ये डेफिनेशन थी, दूसरी यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन 31C में दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू हुई। कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हुई, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये यहाँ पर बताया गया इस 31C में, इसकी आप डेफिनेशन देखिए। स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन दिया गया अगेंस्ट मेंबर ऑफ SC ST OBC और कम्युनिटी, बस इसकी वजह से यहाँ पर कंट्रोवर्सी चालू हो गई। समझे क्या लिखा है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेशन हो ओनली इन कास्ट के बेसिस पर, ठीक है। यहाँ मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी बट आप देखिएगा वहां पर सिर्फ कास्ट के बेसिस पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, और ये डिस्क्रिमिनेशन हो अगेंस्ट SC ST OBC के मेंबर्स ओनली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी जनरल कैटेगरी पर्सन के साथ कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो तो वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की इस डेफिनेशन में नहीं आएगा, सीधी सिंपल बात। और इसी की वजह से यहाँ पर आपको देखिए कंट्रोवर्सी शुरू हो गई 31C में, कंट्रोवर्शियल टारगेट प्रोविजन करंटली बीइंग डिबेटेड फॉर इट्स नॉन न्यूट्रल इंस्टेंस। तो नॉन न्यूट्रल इंस्टेंस यही है। आई होप तुमको समझ में आया होगा, लेकिन ध्यान दीजिए वो पर्सन फिर भी यहाँ पर रेगुलेशन 31F में, आई थिंक मैंने यहाँ
लिखा है 31F में, अगर हाँ 31F की अगर बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि रेगुलेशन का जो ये प्रोविजन है 31F, इसके अंडर डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में प्रोटेक्शन ले सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको समझना चाहिए। यहाँ पर तो सबको ही कवर किया गया है, बट यहाँ आप सिर्फ 3 जनों को बताया है, यहाँ पर 3 कम्युनिटीज बिलोंग कर रही है। अब डिस्टिंक्शन क्यों बनाया गया? सपोर्टर्स का कहना है कि इंडिया में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो SC ST OBC कम्युनिटी सिस्टमेटिकली डिस्क्रिमिनेटेड रही है सेंचुरीज से, ये कह रहे हैं, इसलिए टारगेटेड प्रोटेक्शन जरूरी है। वहीं क्रिटिक्स का क्या कहना है? क्रिटिक्स कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के भी साथ हो सकता है, तो डेफिनेशन कास्ट एंड न्यूट्रल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिबेट चल रही है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल हो चुकी है इस स्पेसिफिक प्रोविजन को चैलेंज करते हुए। और वैसे इस रेगुलेशन को, जैसा मैंने पहले भी कहा, अबेयंस मतलब स्टे लगा दिया है। ठीक है, पिटीशन फाइल होने के बाद। एनीवेज, तो ये डिस्क्रिमिनेशन का जो डिफाइनिंग वाला सेक्शन था ये आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ HEIs की ड्यूटी के बारे में। रेगुलेशन क्लियरली कहते हैं कि हर HEI जो है वो ड्यूटी है उसकी कि वो डिस्क्रिमिनेशन इरेडिकेट करे बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव मेजर्स। मतलब यहाँ कोई भी HEI डिस्क्रिमिनेशन को कंडोन नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को कंडोन नहीं कर सकती, मतलब टॉलरेट नहीं कर सकती। अब जो हेड होगा HEI का, जो भी वाइस चांसलर हो, डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, उनको ऑल जितने भी नेसेसरी पावर्स दिए गए हैं वो इंश्योर करने के लिए इस रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर HEI हेड अपनी ड्यूटी में फेल होता है तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म पर यार। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हर HEI को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड इस सेंटर का काम क्या होगा? इस सेंटर का काम होगा पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, काउंसलिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, स्टूडेंट और स्टाफ को डाइवर्सिटी इनहेंस करना कैंपस में, ये इसका यहाँ पर काम होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ सिर्फ कैंपस तक लिमिटेड नहीं है ये सेंटर। ये जो सेंटर बनाया गया है ये सिर्फ उस कॉलेज या जो भी हम कहें वहाँ कैंपस जो होगा उस कैंपस तक लिमिटेड नहीं है। सेंटर को कोऑर्डिनेट करना होगा यहाँ पर। ठीक है, सेंटर को कोऑर्डिनेट करना होगा सिविल सोसाइटी के साथ, लोकल मीडिया के साथ, पुलिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, NGOs के साथ जो इस फील्ड में काम कर रही है, पेरेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ मेंबर्स के साथ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लीगल ऑफिस, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के साथ काम करना, ताकि डिजर्विंग केसेस में लीगल हेल्प मिल सके। ये ओवरऑल इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स का मकसद मैंने तुमको बताया, मैंडेटरी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर बता दिया। और कोऑर्डिनेटर कौन होगा? गवर्नमेंट बॉडी के एक रेगुलर प्रोफेसर या मैं कहूँ सीनियर यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स रखेंगे, उनको नॉमिनेट करेगी जो कोऑर्डिनेटर बनेगा। लेकिन एक कंडीशन है, उस फैकल्टी मेंबर में इनेट इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स होना चाहिए, मतलब जो जेन्युइनली इस कॉज के लिए काम करना चाहता हो। ठीक है, और सेंटर के फंक्शंस क्या होंगे? वो ये होंगे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम रिटालिएशन। अगर किसी इस सेंटर के फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटेक्शन फ्रॉम रिटालिएशन, अगर किसी ने कंप्लेंट की है तो उस पर्सन को रिटालिएशन से बचाना। ऑनलाइन पोर्टल मेंटेन करना। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, चारों पॉइंट से इतना ही समझ लो तो ही क्लियर है, मैं इसी को देख देख के बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल्स मेंटेन करना मतलब कंप्लेंट्स के लिए। बाय एनुअल रिपोर्ट्स जितने भी हैं उनको पब्लिश करना। ठीक है, जो HEI की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। ठीक है, और इन रिपोर्ट्स में क्या होगा? तो इन रिपोर्ट्स में आप देखने को मिलेगा कि हाँ डेमोक्रेटिक कंपोजिशन होंगे, कि कितने SC ST OBC जनरल स्टूडेंट्स और स्टाफ हैं, ड्रॉप आउट रेट होगा, किस कम्युनिटी के स्टूडेंट ज़्यादा ड्रॉप आउट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर दिख रही होगी। कंप्लेंट्स रिसीव्ड कितनी हुई, कितनी कंप्लेंट्स आई है, ये जानना हमें समझ इसमें रहेगा इन रिपोर्ट्स में। स्टेटस मतलब उन कंप्लेंट्स का क्या हुआ, क्या स्टेटस है, वो सारी चीज़ें इन रिपोर्ट्स में रहेगी। एंड ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक को पता चलेगा कि HEI जो है वो एक्चुअली क्या कर रहा है। समझ में आया? तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स के बारे में तुमको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम थोड़ी इक्विटी कमिटीज के बारे में।
इक्विटी कमिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो ये कमिटी कौन कौन मैनेज करेगी सेंटर को और डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स की इंक्वायरी करेगी, ठीक है। मतलब कमेटी में कौन कौन होगा, कमेटी में होगा हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, दूसरा 3 प्रोफेसर्स होंगे प्लस यहाँ पर, या फिर प्रोफेसर की जगह सीनियर फैकल्टीज हो सकती है, ठीक है, जो कि मेंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद एक स्टाफ मेंबर होगा, एक स्टाफ मेंबर जो कि नॉन टीचिंग लाइन से होगा, ठीक है। उसके बाद दो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रॉम सिविल सोसाइटी विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, और उसके बाद दो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, मतलब इन्हें स्पेशल इनवाइट्स किया जाएगा, नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट या स्पोर्ट्स या को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट मैंने मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन तुमको बता दिया है कि हाँ, कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंटर एक एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी होगा, और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो मैंने बताई कि कमिटी में रिप्रेजेंटेशन किन किन का होना चाहिए, दैट इज वुमेन का, ओबीसी एससी एसटी का और पीडब्ल्यूडी का तो है ही, और यहाँ पर सिविल सोसाइटी के 2 मेंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ भी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट है जनरल कैटेगरी के मेंबर को फेयर हियरिंग से दबा देगा, मतलब उन वहाँ यहाँ पर तुमने किसी जनरल कैटेगरी को तो रखा ही नहीं। सपोर्टर्स का कहना है कि हिस्टोरिकली कंप्लेंट्स इग्नोर होते हैं क्योंकि कमिटीज में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसलिए रिप्रेजेंटेशन से ट्रस्ट बिल्ड होगा और विक्टिम आगे आएंगे। तो ये दोनों लड़ाई यहाँ पर भी चल रही। तो कमिटी का नाम क्या है, एटलीस्ट कमिटी का नाम सॉरी कमिटी का क्या काम रहेगा, तो वो ये है कि एटलीस्ट ट्वाइस ईयर्स मीटिंग करनी होगी, ठीक है। एंड एक्शंस रिव्यू करने हैं जो मैटर्स पे लिए गए हैं, ये कमेटी का काम होगा। अब आते हैं हम कि दोस्तों कमेटी के अलावा दो और मैकेनिज्म है, दैट इज इक्विटी स्क्वाड यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। और इक्विटी स्क्वाड जो है ये एक स्मॉल बॉडी है जो कैंपस में मैं कहूँगा सिर्फ कैंपस को मेंटेन करती है, ठीक है। मोबाइल विजिल यूनिट्स, वेजाइल यूनिट्स, ठीक है, विजिटिंग हॉस्टल्स, कैंटीन्स एंड वल्नरेबल कैंपस स्पॉट्स, ठीक है। तो ये इक्विटी स्पॉट्स होगा, मतलब इन शॉर्ट जो कहने का मतलब ये है कि हाँ जो एरियाज हैं जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लाइक हॉस्टल्स, कैंटीन्स, डिपार्टमेंट्स, वहाँ रेगुलर चेकिंग होगी। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव नहीं है, ठीक है। दूसरा है इक्विटी एम्बेसडर्स, मतलब हर यूनिट, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, लाइब्रेरी, हर जगह के लिए एक नोडल ऑफिसर डिजाइंड होगा, एंड ये इक्विटी एम्बेसडर अपने यूनिट में सेंटर की एक्टिविटीज कैरी आउट करेगा, और अगर कोई इक्विटी वॉलेशन हो तो रिपोर्ट करेगा। तो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यहाँ पर बन रहा है अक्रॉस द कैंपस। उसके बाद इक्विटी हेल्पलाइन, मतलब हर HEI को एक 24/7 हेल्पलाइन सेटअप करनी होगी। कोई भी स्टेक होल्डर जो डिस्ट्रेस में है, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अगर डिस्ट्रेस में है तो वो कॉल कर सकता है, और इम्पोर्टेंट बात यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होगी, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेंट चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहे तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, एंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार विक्टिम्स कंप्लेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें फियर होता है रिटेलिएशन का। आई होप तुम समझे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ कहा कि रेगुलेशन में ये भी प्रोविजन है कि जो HEI है उसको सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस मेजर लेनी होगी, मतलब वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, ट्रेनिंग सेशन रखना, अवेयरनेस कैंपेन चलाना, ठीक है। ये सब चीज़ें भी वहाँ पर करना होगा, और एंटी डिस्क्रिमिनेशन अंडरटेकिंग भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो PPT में उतारी है, बाकी तुम सुन लो। यहाँ एंटी डिस्क्रिमिनेशन अंडरटेकिंग मतलब अंडरटेकिंग मतलब क्या कि स्टाफ और स्टूडेंट से अंडरटेकिंग लेनी होगी कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। दूसरा प्रोफेशनल काउंसलर के बारे में भी बताया कि हाँ HEI जो है उसको प्रोफेशनल काउंसलर एंगेज करने होंगे जो विक्टिम को सपोर्ट कर सके। तीसरा एनकरेज रिपोर्टिंग के बारे में यहाँ बात करी गई है कि हाँ विक्टिम और विटनेसेस को एनकरेज करना चाहिए कि वो आगे आए और रिपोर्ट करें। उसके बाद मॉनिटरिंग बाय यूजीसी की अगर हम बात करें कि हाँ यूजीसी खुद भी एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पुट करने वाला है। हर HEI का एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। हर HEI का एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर आपको सबमिट करनी होगी, जिसमें किसको, यूजीसी को, कंसर्न स्टैट्यूटरी काउंसिल्स को एंड स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो रही है मल्टीपल लेवल्स पर, बस ये बोलना चाह रहा था मैं,
ठीक है। अब आते हैं हम कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हाँ, अगर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हुआ तो क्या प्रोसेस है, ठीक है? वो प्रोसेस यहाँ पर समझेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो क्या प्रोसेस है। तो कंप्लेंट कैसे करें? 3 तरीके से। एक तो ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल से आपको कंप्लेंट करना पड़ेगी, ठीक है? ईमेल के थ्रू आप कर सकते हो, कोऑर्डिनेटर को डायरेक्टली ईमेल कर दो। एंड इक्विटी हेल्पलाइन 24/7 यहाँ पर आपको हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? एंड अगर हेल्पलाइन में इन्फॉर्मेशन आई और प्राइमा फेसी लगता है कि हाँ, पेनल लॉस के अंडर केस बनता है, तो इन्फॉर्मेशन पुलिस अथॉरिटीज को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। कंप्लेंट के बाद क्या होगा? ठीक है, कंप्लेंट के बाद यही बताना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग और टाइमलाइंस भी यहाँ पर टाइट है। स्टेप 1 कि हाँ, 24 आवर्स में आपको यहाँ पर कमिटी मस्ट मीट एंड इनिशिएट एक्शन आफ्टर कंप्लेंट। कंप्लेंट जो है वो मिलने के बाद इक्विटी जो कमिटी है उसको 24 आवर्स में मीट करेगी और एक्शन लेगी, ठीक है। दोस्तों 24 आवर्स बहुत ही टाइट टाइमलाइन है ये। 24 आवर्स के अंदर ही आपको करना है। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? अगर मैं कहूँगा कि ग्राउंड लेवल पे बात करें तो 24 आवर्स में क्या ही इतनी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और सारी चीज़ें तुम कर लोगे। उसके बाद विदिन 15 वर्किंग डेज में आपको यहाँ बताया कि कमेटी अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करेगी और 15 डेज में रिपोर्ट सबमिट करेगी, ठीक है। किसको? एचईआई हेड को सबमिट करेगी और कॉपी एग्रीव्ड पर्सन को भी देगी। रिपोर्ट में फाइंडिंग्स होगी, जो रिपोर्ट दे दी जाएगी उसमें फाइंडिंग्स होगी, एविडेंस होगा और रिकमेंडेशंस होगी। उसके बाद स्टेप 3 यही रहेगी। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है प्रोसेस की। और स्टेप 3 की 7 दिन के अंदर, ठीक है, एचईआई जो हेड है वो 7 वर्किंग डेज में एक्शन लेगा एज पर एचईआई के रूल्स। एक्शन क्या हो सकता है? वार्निंग दे सकते हैं, सस्पेंशन दे सकते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी या डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, टर्मिनेशन या एक्सपल्शन हो सकता है। अगर पीनल लॉज के अंडर केसेस बनता है तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। अपील की सुविधा है क्या? अपील की सुविधा भी है, ठीक है। अगर कोई पर्सन कमेटी की रिपोर्ट से डिससेटिस्फाइड है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोसेस बताई डिससेटिस्फाइड होता है, चाहे कंप्लेनेंट हो या एक्यूज्ड, तो वो ओम्बड्स पर्सन का के समक्ष अपील कर सकता है। एंड ये अपील प्रोविजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लेवल ऑफ चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड करता है। अब इस जो पूरी प्रोसेस में तुमको बताई मैंने, ये पूरा जो प्रोसेस बता रहा हूँ इसका क्रिटिसिज्म है। क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि 24 आवर्स में मीटिंग, भैया बहुत जल्दी है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो पाएगा? 15 डेज में तुम रिपोर्ट देने की बात कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स केसेस में क्या ये सफिशिएंट टाइम होगा? 7 दिन में आप एक्शन की बात कर रहे हो। एचईआई हेड पर प्रेशर है कि हाँ, जल्दी डिसीजन ले, यहाँ पर प्रेशर ही बन रहा है ना, तो कहीं रश्ड डिसीजन ना हो जाए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले बैठे, ठीक है। एंड नो पेनल्टी फॉर फॉल्स कंप्लेंट, यहाँ पर फॉल्स कंप्लेंट अगर कोई करता है उस पर पेनल्टी पे कोई यहाँ पर बात नहीं करी है, ठीक है। अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करे तो उसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन नहीं है कि रेगुलेशंस में भैया आपने फॉल्स कंप्लेंट करी तो हम कोई पेनल्टी दे, तो इसका मिसयूज का डर हो सकता है। ऐसे तो कोई भी कुछ भी लगा देगा इल्ज़ाम और केस उस पर, मतलब एलिगेशंस लगा देगा और यहाँ पर उस पर जो है ये प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मिसयूज होगा, हो सकता है बिल्कुल 100%। तो सपोर्टर्स का कहना है कि क्विक टाइमलाइन है भैया। सपोर्टर्स का कहना तो यही है कि काफ़ी क्विक टाइमलाइन है और ये नेसेसरी है हमारे लिए, क्योंकि पास्ट में आप देखिए कंप्लेंट सालों तक पेंडिंग रहती है, विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिलता है। ये उनका ऐसा कहना है। फॉल्स कंप्लेंट के बारे में अगर कहें तो वो कह रहे हैं कि हाँ, अगर पेनल्टी रखी जाए तो जेन्युइन विक्टिम्स डरेंगे और डरने की वजह से वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। बट मेरे को ये बात तो आपकी सही नहीं लगी, जो भी सपोर्टर्स हैं, ये कौन सी बात होती है? अगर जेन्युइनली होगा तो बिल्कुल करेगा, है ना? तो जेन्युइन विक्टिम्स जो हैं डरेंगे नहीं, तो ये तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। ऑलरेडी स्टिग्मा और फियर है, ऐसा इनका कहना है, इसलिए पेनल्टी से और डिस्करेज होंगे। ये बात सही नहीं लगी। और डिबेट इंपॉर्टेंट है और दोनों साइड्स के पॉइंट्स भी ठीक है, कहीं ना कहीं हम वैलिड कह सकते हैं। अब आते हैं कि हाँ, अगर एचईआई कंप्लाई नहीं करेगा, ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अगर फॉर नॉन कंप्लायंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ कंप्लाई नहीं होता है, ठीक है, तो अगर एचईआई जो है वो कंप्लाई नहीं करता तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर पर अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है। पहली प्रोसेस ये है कि अगर यूजीसी को लगता है कि कोई एचईआई रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा, तो यूजीसी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है। एंड अगर नॉन कंप्लायंस एस्टैब्लिश हो जाता है तो सबसे पहले क्या डिपार्टमेंट होगा फ्रॉम यूजीसी स्कीम्स, मतलब एचईआई को यूजीसी की किसी भी स्कीम में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाएगा, मतलब फंडिंग ग्रांट्स सब कुछ बंद हो जाएगा। दूसरा ये कि डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स,
भैया डिग्री प्रोग्राम्स में भी जो आप ऑफर कर रहे हो उससे भी डिबार्ट कर दिया जाएगा। HEI नई डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर नहीं कर पाएगी। तीसरा है डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑफरिंग ODL एंड ऑनलाइन मोड प्रोग्राम्स। अगर आप ऑनलाइन मोड प्रोग्राम्स करते हो तो वो भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, मैंने कहा डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम्स है वो भी नहीं आप चला पाओगे। एंड साथ ही में यूजीसी लिस्ट से आपको रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब सेक्शन 2F और 12B के अंडर जो रिकॉग्निशन है वो खत्म हो जाएगा। तो सेक्शन 2F और 12B ये क्या है, तो समझो 2F जो है वो यूजीसी एक्ट के अंडर HEI को रिकॉग्नाइज करता है और 12B जो है वो यूजीसी से ग्रांट्स और फंडिंग रिसीव करने की एलिजिबिलिटी बताता है। तो ये रिकॉग्निशन चला जाएगा, ये कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कर दो कॉन्सिक्वेंसेज ये है कि रिकॉग्निशन चला गया तो HEI प्रैक्टिकली फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूजीसी केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करेगा ये कौन सा एक्शन लेना है। एक या मल्टीपल एक्शन ले सकते हैं, तो भैया हाँ ले सकते हैं। क्रिटिक्स कह रहे हैं अब इस पर कि हाँ कि ये कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श है, अगर किसी प्रोसीजरल लैप्स की वजह से HEI नॉन कंप्लाइंट हो गया तो इतनी बड़ी पेनल्टी क्यों रख रहे हो आप। देखो आप बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गए। सपोर्टर्स कह रहे हैं कि हाँ रेगुलेशंस को टीथ चाहिए, अगर कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रांग नहीं होंगे तो HEI जो है सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं करेगी, ये उनका कहना है। तो कंट्रोवर्सी देखो दोस्तों यही है कि आते हैं कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। कंट्रोवर्सी पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे यही चल रही है कि डेफिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, रेगुलेशन 3C जो मैंने बताया तुमको, कहता है कि हाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ SC ST OBC के अगेंस्ट ही हो सकता है। अब अपोजिशन का यहाँ आर्ग्यूमेंट ये है कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी के भी साथ हो सकता है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और स्टाफ भी कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस कर सकते हैं। लॉ शुड बी कास्ट न्यूट्रल, ये ऐसा कहना है उनका। इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए आर्टिकल 14 वॉयलेट कर रहा है यहाँ पर, अगर आप ऐसी चीजें ला रहे हो तो। पिटीशन फाइल्ड हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन को चैलेंज करते हुए, स्टे ला दिया है अभी इस पूरे रेगुलेशंस पर। एनीवेज सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट ये है यहाँ पर इसी बात पर कि नहीं, इंडिया का हिस्टोरिकल आप देखो, कॉन्टेक्स्ट देखो, SC ST OBC कम्युनिटी सेंचुरी से डिस्क्रिमिनेट कर रही है। अफर्मेटिव एक्शंस और टारगेटेड प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन खुद ऐसा कह रहे हैं सपोर्टर्स की, कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन रखता है, आर्टिकल 15 4 एंड 16 4 एंड 46 आपको पता होगा। तो सही है ये। एंड न्यूट्रल लॉ बनाओगे तो जो सिस्टमेटिकली ऑप्रेस्ड है उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। साथ में जनरल कैटेगरी मेंबर को भी प्रोटेक्शन है, ऐसा वो कह रहे हैं रेगुलेशन 31F के अंडर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में। जैसे मैंने तुमको बताया ना कि हाँ यहाँ पर आप देखो 31F में यहाँ पर SC ST OBC कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ जनरल भी इंक्लूडेड है, पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो आपने ला दिया ना। जनरल डिस्क्रिमिनेशन में तो ठीक है आपने कवर किया, बट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ा यहाँ पर यही बात है, कंट्रोवर्शियल यही यहाँ पर रेगुलेशन 31C में आया है। ठीक है, तो ये जो पहली कंट्रोवर्सी मैंने तुमको समझानी चाहिए, इस पर तुम्हारा क्या टेक है बताइएगा कमेंट में। दूसरा कंट्रोवर्शियल पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन इन इक्विटी कमिटीज। भैया रेगुलेशंस कहते हैं कि आप देखिए यहाँ पर मैंने वो पॉइंट नहीं लिखा, दूसरा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन को लेकर। ठीक है, इक्विटी कमिटीज बनाई जा रही है, हमने देखा अभी। तो इनके रिप्रेजेंटेशन पर यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा चल रहा है कि हाँ अपोजिशन का आर्ग्यूमेंट है, या मैं अगर पहले कहूँ कि कंट्रोवर्सी क्यों चल रही, तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ रेगुलेशन क्या कह रहा है, यूजीसी का रेगुलेशन जो आया वो ये कह रहा है कि कमिटीज जो बन रही है उस कमिटी में ओबीसी, उस कमिटी में ओबीसी, उस कमिटी में एससी, उस कमिटी में एसटी, उस कमिटी में वुमन, उस कमिटी में पीडब्ल्यूडी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस कमिटी के अंदर। अब अपोजिशन का इस बात पर आर्ग्यूमेंट ये है कि हाँ ये फेयर हियरिंग का राइट वायलेट कर रहा है। फेयर हियरिंग का राइट वायलेट कर रहा है, अगर क्यों, क्योंकि अगर एक्यूज्ड जनरल कैटेगरी का है और कमिटी में मोस्टली रिजर्व्ड कैटेगरी मेंबर हैं, ये रिजर्व्ड कैटेगरीज के मेंबर्स हैं, तो बायस हो सकता है ना। ठीक है, सही बात है भैया, मैं भी मानता हूँ इस पर। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, कमिटी शुड बी न्यूट्रल, ऐसा उनका कहना है। जो अपोजिशंस हैं, सपोर्टर्स का क्या आर्ग्यूमेंट है, सपोर्टर्स कह रहे हैं कि आप पास्ट में कमिटीज में डाइवर्सिटी नहीं थी, कंप्लेंट सीरियसली नहीं ली जाती है, SC ST OBC स्टूडेंट्स को लगता था कि हाँ कंप्लेंट्स बिलीव नहीं होगी, रिप्रेजेंटेशन हमने इसलिए रखा कि ट्रस्ट बिल्ड होगा, विक्टिम्स जो है वो आगे आएंगे अगर उनके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, तो कमिटी में यहाँ एक तरीके से सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं,
वो उनका कह रहे हैं, जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ हमने देखा कि नहीं सिविल सोसाइटी के भी 2 मेंबर्स हैं, तो इस पर वो अपना तर्क रख रहे हैं कि ये हमने रखे तो हैं, ये न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लाएंगे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? बट मेरा ऐसा मानना है, मेरा अगर टेक है तो ये है कि हाँ, ये तो गलत है, कमिटी में आपको रखना पड़ेगा, इनका रिप्रेजेंटेशन तो कहीं न कहीं हम बायसनेस देख सकते हैं। मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ, ठीक है? तो एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट नंबर 3 अगर मैं कहूँ, नो सेफगार्ड अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट्स, मिसयूज़ फियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपोज़िशन का आर्गुमेंट इस पे यही है कि हाँ, एससी-एसटी का एग्ज़ाम्पल है, एससी-एसटी एक्ट ऑलरेडी है, वो एग्ज़ाम्पल है क्या आप देखिए बहुत सारे केसेस जो है फॉल्स कंप्लेंट हुई है, इनोसेंट्स पीपल जितने भी हैं उनको फेस करना पड़ रहा है, तो ये यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप मेरा कैमरा बंद हो गया होगा, लाइट चली गई है, तो आप सुन लीजिए बिल्कुल लास्ट तक देखिए, खत्म होने वाला है हमारा लेक्चर। बस लास्ट में हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ मिसयूज़ फियर्स बहुत देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि जो अपोज़िशन है उनका आर्गुमेंट ये रह रहा है कि आप एससी-एसटी एक्ट खुद देख लीजिए, वहाँ पर कितने सारे फेक केसेज़ आते हैं, इनोसेंट लोग जो हैं उनको कितनी सारी चीज़ें फेस करना पड़ रही है, मानते हो कि नहीं इस बात को? एक्विटल इवेंचुअली हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर मिसयूज़ हुआ है या इनोसेंट लोग आए तो उनको छोड़ा नहीं गया, एक्विट नहीं किया गया, एक्विट हुआ, बट डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका होता है ना, चाहे वो रेपुटेशन का हो, करियर का हो, मेंटल हेल्थ सब चली जाती है। इसलिए रेगुलेशन में कोई पेनल्टी प्रोविज़न नहीं है फॉल्स कंप्लेंट के लिए, इसलिए मिसयूज़ का यहाँ पर इन शॉर्ट डर है, ठीक है? तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है इसकी वजह से। तीसरा, सपोर्टर क्या कहना चाह रहे हैं, इसके सपोर्टर्स के आर्गुमेंट इस पर ये है कि हाँ, पेनल्टी प्रोविजन से जेन्युइन विक्टिम्स डिस्करेज होंगे, ऑलरेडी स्टिग्मा है, फियर है, रिटायलेशन का डर है, ठीक है? अगर पेनल्टी भी आ गई तो विक्टिम सोचेंगे कि अगर प्रूव नहीं कर पाए तो उनको ही पेनल्टी मिल जाएगी, इस डर से ऐसा होगा नहीं, इसलिए हमने नहीं रखा, ऐसा कह रहे हैं, इसलिए कंप्लेंट करने की उनको हिम्मत नहीं होगी। कमिटी इंक्वायरी करती है, ठीक है? फॉल्स कंप्लेंट्स ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगी। हमने ये कहा कि कमेटी खुद इंक्वायरी लाएगी, एनुअल रिपोर्ट्स बनाएगी, तो उस समय वो खुद ही देख लेगी ना कौन सा जेन्युइन केस है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंप्लेंट्स है वो फॉल्स है या ट्रू है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगी। तो इस पर मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सपोर्टर्स कह रहे हैं इस यूजीसी रेगुलेशन 2026 के। इसलिए डाटा देखो आप, कितने फॉल्स कंप्लेंट्स हैं वर्सेस जेन्युइन कंप्लेंट्स, यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर। चौथा जो मैं कहूँगा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, काफ़ी रिजिड है, मतलब मैं कहूँगा टाइट टाइमलाइंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, 24 आवर 15 डेज रूल्स काफ़ी प्रैक्टिकल है क्या जस्टिस के लिए? मुझे तो नहीं लगता है। अपोजिशन का आर्गुमेंट यही है, जिस इस अपोजिशन में मैं मेरा भी नाम जोड़ते जाऊँगा। 24 आवर्स में मीटिंग बता रहे हैं, 15 डेज में रिपोर्ट सबमिट करने की बात कर रहे हैं, 7 दिन में एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर मतलब पॉसिबल नहीं है। काफ़ी रश्ड डिसीजन देखने को मिलेंगे, जल्दबाजी में डिसीजंस देखने को मिलेंगे एंड इनजस्टिस हो सकता है दोनों साइड्स को। वहीं सपोर्टर्स तो भैया वेलकम है, सपोर्टर्स का आर्गुमेंट ये है कि पास्ट में कंप्लेंट्स ईयर्स तक पेंडिंग रहती है, इसलिए हमने रखी है इतनी टाइट और रिजिड टाइमलाइन। विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिलता था, स्विफ्ट एक्शन नेसेसरी है, टाइमलाइंस वर्किंग डेज है, ठीक है? और एक्सटेंशंस भी दिया जा सकता है इफ नीडेड। तो कमिटी को पावर से प्रॉपर यहाँ पर दे रखी है हमने इन्वेस्टिगेशन करने की, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल जस्टिस सर्व होगा, ऐसा सपोर्टर्स कह रहे हैं, ठीक है? तो ये पूरा ऑनलाइन मैंने कहा कि आप वीडियोस देख रहे होंगे, ये पूरा डिबेट यही चल रहा है, ठीक है? एंड दोस्तों ये था पूरा रेगुलेशन, मैं कहूँगा यूजीसी रेगुलेशन 2026। एक तरफ है रोहित वेमुला और पायल ताड़वी जैसे ट्रेजेडीज जो मैंने तुमको बताई, जहाँ फैमिलीज का कहना है कि हाँ, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से यंग लाइफ जितनी भी है वो खत्म हो गई है। और दूसरी तरफ है कंसर्न्स कि कहीं टारगेटेड प्रोटेक्शंस जो हैं, ठीक है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं बन जाएगा। तो ये डिबेट सिंपल नहीं है, दोनों साइड्स के जेन्युइन कंसर्न मैं कहूँगा। तो यही मेरा सवाल है आपसे कि क्या ये रेगुलेशंस परफेक्ट है? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं। क्या इनमें इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो मैं इस बात से एग्री करूँगा। लेकिन क्या डिस्क्रिमिनेशन एक रियल प्रॉब्लम है कैंपसेस में? ये अगर इस पे मैं कहूँ तो देखो डाटा और इंसिडेंट्स यही कहते हैं कि हाँ, है तो सही। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशंस बनवाए, ठीक है? उन्होंने ही तो बोला कि जाओ बिल्कुल रोबस्ट मैकेनिज़्म बनाओ। मैंने तुमको पहले ही बता दिया वो दोनों केसेस के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ही ने तो बोला तभी तो लाया गया। बट एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाना चाहिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट को भी लगा, बट फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशंस चैलेंज हो गई है इसी को लेकर और स्टे लगा दिया है। अब कोर्ट को डिसाइड करना होगा क्या टारगेटेड प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या फेयर हियरिंग जो है उसका राइट इम्पैक्ट हो रहा है, क्या सेफगार्ड्स एडिक्वेट है यहाँ पर। अल्टीमेटली गोल तो एक ही है, डिस्क्रिमिनेशन फ्री कैंपस।
अल्टीमेटली गोल तो यही है, डिस्क्रिमिनेशन फ्री कैंपसेस, ठीक है। लेकिन उस गोल तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा, ये डिबेट जारी रहेगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं यहाँ पर जो डिबेट चल रहा था सपोर्टर्स में मुझे रख लो तुम, ठीक है। वही सारे मेरे ओपिनियंस थे जो मैंने तुमको यहाँ पर बताए, ठीक है। एंड जो भी कोई लॉ बने, मैं तो ये इतना ही ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो भी कोई लॉ बने उसका इम्प्लीमेंटेशन मैटर करता है। बेस्ट ड्राफ्टेड लॉ भी अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो तो काम काम का नहीं होता, ठीक है। और प्योरली मैं कहूँगा पूरे ड्राफ्टेड लॉ, प्योरली ड्राफ्टेड लॉ भी अगर गुड फेथ से इम्प्लीमेंट हो तो रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये रेगुलेशंस ग्राउंड लेवल पर क्या इम्पैक्ट डालती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और लीगल टॉपिक्स जो होते हैं, रियल लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें, लेकिन रिस्पेक्टफुली, ठीक है। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है तो सबकी डिग्निटी हमें मेंटेन रखना है, इस बात को मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेना, मेरा खुद का ऐप है, दैट इज़ लीगल पाथ। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, इनिशियल ईयर्स में हो, या अभी फाइनल ईयर तक आ रहे हो, या फाइनल ईयर में हो, तो आपको डायरेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसको कैसे पढ़ा जाता है उस पर मैंने बिल्कुल चीज़ें बनाई हैं। इफ़ यू वांट, मेरा ऐप है जो लीगल पाथ नाम से है, उसको डाउनलोड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।